हेलो पीपल, यू वाचिंग जी एंड आई एम योर होस्ट आयुषी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 25 साल से ऑर्थोपेडिक्स करियर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनका करियर इतना वास्ट है कि उनकी अचीवमेंट्स गिनाए कम ही हो जाएंगी उतनी भी। ये प्रेसिडेंट हैं ऑर्थोस्कोपी सोसाइटी के और इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। इनकी नॉलेज हम लोगों से ये शेयर करेंगे और बताएंगे कि चीज़ें कैसे एक्चुअली में वर्क करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं डॉक्टर आईपीएस ओबरॉय की तरफ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू आयुषी, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नी रिप्लेसमेंट अगर हमें इनिशियली डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि आर्थराइटिस अगर इनिशियली डायग्नोस हो जाता है तो कैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट की जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? आर्थराइटिस जब भी स्टेज 4 पहुंचती है तभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली आर्थराइटिस स्टेज 1, 2 और 3 में आर्थराइटिस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इसलिए अगर किसी को भी घुटनों में दर्द है, जॉइंट में पेन है जो 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा है, नॉर्मल मेडिसिन पेन किलर खाने से उनका दर्द नहीं जा रहा, फिजियोथेरेपी करवाने के बावजूद भी जॉइंट्स में दर्द है, स्वेलिंग है और चलने फिरने में लंगड़ाहट हो जाती है या अनस्टेबल फील करते हैं या वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, तो मेडिकल हेल्प लेनी ज़रूरी है। इस केस में एक्सरे करा के, एमआरआई करा के, ब्लड टेस्ट करा के हम डायग्नोस करते हैं आर्थराइटिस को अर्ली स्टेज के अंदर। जब भी डिजीज़ अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाती है, प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस रुक सकती है दवा से और एक्सरसाइज से। इसलिए डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे लोग अपने जॉइंट पेन्स को इग्नोर कर लेते हैं और दर्द के साथ ही अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। हमारा मानना ये है कि आर्थराइटिस एक क्रिपलिंग डिजीज़ है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आर्थराइटिस को दोबारा रिवर्स करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना ये है कि व्हेन एवर जॉइंट पेन इज़ मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, डे टू डे एक्टिविटी करनी कठिन हो रही है, जैसे समझ लीजिए नीचे बैठ के खड़े होना, पाठ पूजा करने के लिए उठने के लिए अब सहारे की ज़रूरत है। सीढ़ी पहले 3 मंजिल चढ़ लेते थे, अब 1 मंजिल भी नहीं चढ़ा जा रहा। पार्क में 6 चक्कर लगा लेते थे, अब 2 चक्कर भी नहीं लगते। इसका मतलब आपकी जो एक्टिविटी लेवल्स है वो कम हो गया है। आर्थराइटिस इस लेवल पे पहुंच गया है कि कहीं ना कहीं दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। अर्ली डायग्नोसिस से हमारे को बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सर्जरी तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। ऑलराइट सर, तो अभी आपने बताया कि अगर डायग्नोस पहले हो जाता है तो सर्जरी तक बात नहीं पहुंचती है। तो मेरा सवाल अगर आपसे ये है कि अगर क्या हो कि हम ड्यू टू सम रीजंस हमें नहीं पकड़ पाए और जो हमारा आर्थराइटिस है वो इस लेवल पर आ चुका है कि अब टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तब क्या होगा सर? आमतौर पे जिन लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि वो 100-200 मीटर भी नहीं चल पाते, जिनके घर में सीढ़ी है पर वो सीढ़ी अब चढ़ उतर नहीं पाते, मंदिर जाते हैं पाठ पूजा के लिए बैठ नहीं पाते, और जब वो चलते हैं सारे कहते हैं कि आप तो बहुत लंगड़ा के चल रहे हो, आपके पैर टेढ़े हो गए, आप लंगड़ा के चल रहे हो। इस स्टेज के अंदर अब दवा फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी। इस स्टेज में कहीं ना कहीं हमारे को एक्सरेज करा के, स्कैनोग्राम करा के, एमआरआई करा के डिजीज़ का लेवल डायग्नोस करना पड़ता है। और जब पैर टेढ़े हो जाते हैं, जब चलने में लंगड़ाहट आ जाती है या लिम्प हो जाता है और एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हमें डायग्नोसिस हो जाएगा उतनी जल्दी हमारे को सर्जरी में अवॉइड करने में संभावना होती है। कई लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है वो आर्थराइटिस की, उनके पेरेंट्स को आर्थराइटिस है, उनके रिश्तेदारी में आर्थराइटिस है, उनके दूसरे जोड़ घुटने के अलावा भी दर्द कर रहे हैं। वो चीज़ें अगर उनको अपने फैमिली में नज़र आती हैं, उनको अपना इलाज जल्दी शुरू करा लेना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी परिवार में आर्थराइटिस की संभावना आपको भी आर्थराइटिस के लिए मजबूर करेगी। तो कहीं ना कहीं जिसकी भी फैमिली में जॉइंट पेन्स हैं उनको अपना इलाज जल्दी शुरू करा लेना चाहिए, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एक्सरेज हो, चाहे इंजेक्शंस हो। पर अगर आप निगलेक्ट कर लेते हैं और जब डिजीज़ स्टेज 4 पे पहुंच जाती है, उस स्टेज के अंदर डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो पैर सीधे थे वो टेढ़े हो जाते हैं, जो जॉइंट्स का काम होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो पूरा मुड़ने नहीं होते, पलाती मार के बैठना कठिन हो जाता है, ज़मीन पे बैठना कठिन हो जाता है, इंडियन टॉयलेट वो यूज़ नहीं कर पाते। ये सारी संभावनाएं, सब सिचुएशंस फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही लेके जाती हैं। उस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी होता है, वो स्टेज 4 आर्थराइटिस हम बोलते हैं उसको,
जिसको डायग्नोसिस करने के लिए हम एक्सरेज करा के देखते हैं। कई पेशेंट्स में एमआरआई, ब्लड टेस्ट और बोन डेंसिटी भी कराते हैं। फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। एक एज के बाद जब मीनोपॉज आ जाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर बोन वीक होगी और वो चलती रहेंगी और कोई सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो डिफॉर्मिटी, डीजनरेशन बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। तो कई बार हम देखते हैं कि 50 तक लेडीज़ ठीक चल रही थी, पर जैसे वो 53, 55 तक पहुंचती हैं उनके घुटने बिल्कुल जवाब दे देते हैं। उस सर्कमस्टांस के अंदर सर्जरी की ज़रूरत है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज एजुकेशन। पीपल शुड नो दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम, दे शुड लुक इनटू फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस, दे शुड सी कि देयर हार्मोन चेंजेस हैव हैपेंड इन द बॉडी कमज़ोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, हार्मोन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आर्थराइटिस को रोकें। और अगर ऐसी स्टेज पहुंच जाती है जिसमें कि अब आर्थराइटिस इरिवर्सिबल है तो फिर जल्दी सर्जरी का डिसीज़न ले लें, क्योंकि जितना आप सर्जरी को भी डिले करेंगे उतनी रिकवरी भी लेट होगी। सही बात है सर। तो हमारी ऑडियंस से मैं एक बात तो बता दूं सर की बात सुन करके कि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप सर की बात सुन रहे हैं और आपको एक चीज़ कंफर्म लगेगा कि इग्नोरेंस आपके लिए कितनी मुसीबत हो सकती है और आपकी फैमिली के लिए भी। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि एक पल को चलिए हमारा नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो हमारी जो उसके बाद की लाइफस्टाइल होती है वो कैसी होगी? उस पर क्या कोई इफेक्ट आता है, कोई साइड इफेक्ट होता है या क्या कुछ होता है? प्लीज़ सर इन्फॉर्म। नी रिप्लेसमेंट की जाती है ताकि आपकी मोबिलिटी दोबारा शुरू हो जाए जैसे पहले थी, पर नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करेगी। नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसमें जॉइंट को चेंज किया जाता है, उसकी जगह पे नया जॉइंट डाला जाता है, पर मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स सारी वही पुरानी है जो पहले थी। इसलिए हम फिजियोथेरेपी पे बहुत एम्फेसिस करते हैं सर्जरी के बाद। इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट के बाद 2-3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। नंबर 1, टॉयलेट इंग्लिश यूज़ करना होता है, इंडियन यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर ज़मीन पे बैठेंगे और इंडियन टॉयलेट को यूज़ करेंगे तो जो जॉइंट है वो जल्दी डीजनरेट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। वो फिर जॉइंट की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये सिंथेटिक जॉइंट है, आर्टिफिशियल जॉइंट है। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि आप पलाती मार के या क्रॉस लेग कम बैठो, जितना बैठे पैर पसार के बैठें। ज़्यादा मोड़ के बैठेंगे, स्पेशली ज़मीन पे बैठेंगे तो नी जॉइंट के ऊपर लोड पड़ता है। अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर रिस्ट्रिक्शन। जितना आप वॉक करना चाहें आप वॉक करें, आप सीढ़ी चढ़ना चाहें आप सीढ़ी चढ़ें, आप साइकिलिंग करना चाहें साइकिलिंग करें। ओल्ड एज में लोग कुछ पानी में उतर के स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करें। हर चीज़ अलाउड है, सिर्फ 2 चीज़ें अलाउड नहीं होती। एक टॉयलेट हम कहते हैं इंग्लिश यूज़ करना चाहिए, और दूसरा कहते हैं कि पाठ पूजा के लिए नीचे ना बैठें। छोटा सा स्टूल हो, छोटी चौकी हो, वहाँ बैठ जाए। नीचे बैठने में मनाही नहीं होती, पर हर बार जब वो नीचे बैठेंगे खड़े होंगे, नीचे बैठेंगे खड़े होंगे, अननेसेसरी लोड पड़ता है ये आर्टिफिशियल जॉइंट्स के ऊपर। फिर इन जॉइंट्स की लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ये उतने साल नहीं चलते जितने साल ये चल सकते हैं। अदर देन दैट 95% ऑफ योर लाइफ स्टाइल इज सेम। यू कैन वॉक, यू कैन क्लाइंब स्टेयर्स, यू कैन साइकिल, यू कैन डू, some people go into jogging also and also playing golf। तो जो गोल्फ के शौकीन होते हैं वो गोल्फ खेलने लग जाते हैं, जो थोड़ा जॉगिंग या साइकिलिंग के शौकीन होते हैं वो सारे काम कर देते हैं, तो एक्टिविटी वापस आ जाती है। हाँ, आपकी लाइफ में एज सच कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं होती है आपकी लाइफस्टाइल में। हाँ, तो ये तो हो गई। सर, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, आई गॉट टू नो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज के पायनियर हैं सर, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आपका टंका है। तो सर मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि ट्रेडिशनल सर्जरी और ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी जो है, इसके बारे में सर आप पहले बताइए, और इनमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सर इनलाइटन कर दीजिए। मिनिमली इन्वेसिव जैसे ही नाम से ही पता लगता है, मिनिमल इन्वेजन। कोई भी सर्जरी होती है ना उसमें हमें इन्वेजन इन ए वे दैट हमारे को इंसिजन्स लगाने पड़ते हैं, अंदर जाना पड़ता है और प्रोसीजर करना पड़ता है। मिनिमली इन्वेसिव का मतलब होता है बेसिकली मसल स्पेयरिंग इंसिजन्स, यानी कि जब आप कट लगाते हो आपके कट छोटे लगते हैं, आप मसल्स को नहीं काटते, आप मसल्स को सिर्फ स्प्लिट करके साइड में करते हो, और कोई भी प्रोसीजर्स को मसल स्पेयर करते हो, मसल्स कटिंग नहीं करते। जब हम मसल कटिंग नहीं करते, जब हम इंसिजन छोटा लगा के सर्जरी करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, चलना जल्दी शुरू हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना जल्दी शुरू हो जाता है, साइकिलिंग और एक्सरसाइज जल्दी शुरू हो जाती है। पेन भी बहुत कम होता है, जितना कम कट लगेगा, जितने कम मसल्स कटेंगे उतना कम दर्द होगा। तो सर्जरी धीरे धीरे पेनलेस होती जा रही है। सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन फास्ट होती जा रही है मिनिमली इन्वेसिव से।
सर्जरी का आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है, फंक्शनल आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। छोटे कट्स लगेंगे, छोटा इंसिजन लगेगा तो अंदर मसल की जो स्कारिंग है, जो टाइटनेस है, वो भी कम होगी। तो 90% केसेस के अंदर मिनिमली सर्जरी करने के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट है जिससे कि हमारे सर्जिकल आउटकम बेटर हो जाता है। आप ट्रेडिशनल वे से भी सर्जरी कर सकते हो, पूरा खोल के बड़े से इंसिजन लगा के भी सर्जरी की जा सकती है, अच्छी सर्जरी हो जाती है। पर मिनिमली इन्वेजिव से मसल कटिंग कम होती है, मसल स्पेयरिंग हो जाती है, रिकवरी भी फास्ट है, स्कारिंग भी कम होती है और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, जल्दी वो बैक टू वर्क है। आजकल आप 2-3 महीने अपने काम से या अपने शौक से दूर नहीं रह सकते। इवन ओल्डर पीपल वांट टू गो बैक टू डेली नॉर्मल रूटीन, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मूविंग अराउंड विद फ्रेंड्स। मिनिमल इन्वेजिव में ये 2 हफ्ते में पॉसिबल हो जाता है। 2 हफ्ते के अंदर आप अपना पार्क जाना शुरू कर देते हो, जीना चढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी को शौक होता है साइकिलिंग का, जिमिंग का, वो तीसरे चौथे हफ्ते में शुरू कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आपको अपना चेंज नहीं करना पड़ता मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बाद, और पेन भी कंपैरेटिवली मच लेस देन ट्रेडिशनल सर्जरी। तो हर चीज़ का एडवांटेज है मिनिमली इन्वेजिव। ऑल राइट सर, अभी आपने एडवांसमेंट की बात की है सर। मेरे का नेक्स्ट सवाल जो मेरा है वो यही है कि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट में है, इसमें अपने पास इस टाइम पे मौजूदा कौन से नए एडवांसमेंट्स हैं जो कि हमारे आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं सर, बताइए। नी रिप्लेसमेंट ना, जब मिनिमली इन्वेजिव हम करते हैं, इसके अंदर 2 टेक्नोलॉजी होती है। एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी होती है और एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है। ऑल राइट। आज की डेट में अगर हम चाहते हैं कि हर काम प्रिसीजन से हो, जैसे आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज़, अभी कैलकुलेटर को नहीं हम यूज़ करते, वी गो टू कंप्यूटर्स टू हेल्प डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, कंप्यूटर विल डू इट फॉर अस। ऐसे ही हर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप उनके एक डेटा डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा को प्रोसेस करती है और एक आपको आउटकम देती है जो ह्यूमन बीइंग के अब पॉसिबिलिटी के बाहर है। तो किसी भी चीज़ के सक्सेस को अगर आप 99% से 99.9% तक ले जाना चाहते हो, ये 0.9% दिखने में तो छोटा ही लगता है, पर ये जो पिनैकल ऑफ एक्सीलेंस है, ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी देती है। तो कन्वेंशनल सर्जरी 99% सक्सेस देती है, पर अगर हम उसको 99.9 यानी क्लोज टू 100% सक्सेस चाहते हैं, उसमें फिर आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी। नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक टेक्नोलॉजी करने से पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट है, जो जॉइंट डलता है उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी जो इम्प्लांटेशन है उसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है और पेशेंट को कोई भी डिसएडवांटेज या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए। पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, इम्प्लांट की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, इम्प्लांट कई साल चलेगा क्योंकि वो डला अच्छा है और पेशेंट्स अपनी एक्टिविटी नॉर्मली बिहेव करेंगे क्योंकि उसमें मसल स्पेयरिंग है, मसल्स नहीं कट रहे। तो इस टेक्नोलॉजी ने पेशेंट्स के आउटकम को बहुत बेटर कर दिया। गॉन आर द डेज व्हेन नी रिप्लेसमेंट होती थी, अब 3 महीने 6 महीने आपकी एक्टिविटी कम रहेगी। अब लोग चाहते हैं तीसरे दिन ही वो अपने रूटीनली अपनी ड्राइंग रूम से बेडरूम जाना शुरू करें, टॉयलेट जाना शुरू करें, बरामदे में सैर करना शुरू करें, और ये दूसरे दिन ही पॉसिबल होता है। तीसरे चौथे पाँचवें दिन लोग बाहर, घर के बाहर निकल के भी थोड़ा सैर करने लग जाते हैं और 2 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे पार्क जाना भी शुरू कर देते हैं। फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स क्योंकि इस जनरेशन के साथ अब कम होते जा रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। हम तीसरे चौथे हफ्ते बाद तो कार ड्राइविंग भी अलाउ कर देते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो ओल्ड पीपल ड्राइव देमसेल्फ टू वर्क एंड गो बैक टू होम आफ्टर शोइंग अस आफ्टर 4 वीक्स और सो। तो और महीने भर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स जस्ट वो एक नॉर्मली दे बिहेव नॉर्मली। बट व्हाट आई सेड एंड आई टोल्ड यू अगेन इज कि रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए उन्हें रोज़ 1 घंटा सवा घंटा निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज में कमी नहीं होती, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, बोन क्वालिटी अच्छी है, माइंड पॉजिटिव है, यू आर ए पॉजिटिव थिंकर, आप चाहते हो मैंने ठीक होना है, महीने के अंदर रिमार्केबल रिकवरी हो जाती है। सर तो मेरा नेक्स्ट सवाल भी मैं इसी पे ही पूछ लेती हूँ। एक बार सर्जरी हो गई तो अब हमारी पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन की जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए सर, क्या है उसके बारे में। या आई अंडरस्टैंड दैट। जो भी सर्जरी होती है, आप ये समझ लीजिए किसी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी में ना सर्जरी शायद सिर्फ 30 या 40% पार्ट है, 60% पार्ट उसके अंदर साइकोलॉजी एज वेल एज रिहैबिलिटेशन है।
तो हम चाहते हैं और हम पेशेंट से पहले भी बात करते हैं कि सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, पर आपको हिम्मत करनी है और चलना है। दूसरा, हम उनको कहते हैं कि आपने अपनी एक्टिविटी जितनी अभी कर रखी है इसको कम से कम 5 या 7 गुना तक लेके जानी है। यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड ऑफ जस्ट रूमिंग इन द रूम। अब आपको सीढ़ी चढ़ने की भी कोशिश करनी है, जो आपने शायद पिछले 4-5 साल से नहीं करी। आपको बाहर भी जाना है, आपको साइकिलिंग भी शुरू करनी है। लोग कहते हैं मैं 70 में मैंने साइकिल कैसे चलाऊंगा। अब एक्सरसाइज साइकिल शुरू करनी है। तो नंबर 1 इज़ साइकोलॉजिकली यू हैव टू मोटिवेट देम टू गेट बैक इनटू नॉर्मल, बिकॉज उनकी साइकोलॉजी ये हो जाती है कि अब तो हमसे कभी भी नहीं चला जाएगा। तो वो समय भी थोड़ा देना हमारे को ज़रूरी होता है। सर्जरी से पहले करीब 20 मिनट आधा घंटा बैठ के बात करते हैं, और फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्पिटल स्टे वी कीप ऑन रीइंफोर्सिंग देम कि आपने थोड़ी हिम्मत करनी है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी बहुत रहता है, क्योंकि वो डेली उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा बिताते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं साइकोलॉजिकली ऑल्सो, और फिजिकली भी उनको हेल्प करते रहते हैं रिहैबिलिटेशन करने के लिए। अगर अच्छी सर्जरी हो, अच्छा साइकोलॉजिकल आउटकम है पेशेंट का, पॉजिटिव माइंड थॉट प्रोसेस है, और बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी संग लग जाता है, तो 15 से 20 दिन के अंदर छड़ी वॉकर सब छूट जाते हैं। पेशेंट बिल्कुल आराम से चलने लग जाते हैं। महीने भर के अंदर वो साइकिलिंग शुरू कर देते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना आराम से शुरू कर देते हैं। दूसरे महीने के अंदर गोल्फ जैसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और तीसरे महीने में 5 से 7 किलोमीटर सैर भी करने शुरू कर देते हैं। तो वो जो आदमी बिल्कुल क्रिपल्ड था, जो कि शायद 100-200 मीटर चल के ही बैठ जाता था, अगर उसको उस लेवल तक पहुंचना है, ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। हर महीने एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ती है। शुरू में एक्सरसाइज फ्री एक्सरसाइज होती है जिसमें वज़न नहीं बंधा होता। सेकेंड मंथ में उसमें रबड़ बैंड, थेराबैंड्स की एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग मशीन शुरू हो जाती है। तीसरे महीने में पैरों पे वज़न बांध के भी एक्सरसाइज करते हैं ताकि पैर में ताकत आ जाए। जिम भी जाते हैं, जिम में भी साइकिल चलाते हैं। जिम में क्रॉस ट्रेनर रहता है, उसको चलाते हैं। जिम में एलिप्टिकल होता है, ट्रेडमिल होती है, उसमें चलते हैं। जिम में पैरों पे वज़न बांध के एक्सरसाइज करते हैं। तो जो भी आदमी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है और अगले 2-3 महीने अपनी बॉडी के लिए पूरा कमिटेड है, उसमें नी रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वज़न भी कम हो जाता है, आप चलने लग जाते हो, आपके शुगर्स भी कंट्रोल हो जाते हैं, आपकी वॉकिंग दोबारा शुरू हो जाती है। जो बीपी की 6-6, 7-7 लोग दवाइयाँ खा रहे हैं वो छूटनी शुरू हो जाती है, और ओवरऑल हैप्पीनेस आती है मरीज़ को। वो जो अपनी होप छोड़ चुका था कि अब हम कभी भी नहीं चल पाएंगे, उनको लगता है कि लाइफ दोबारा मिल गई है, एंड दे आर एबल टू एक्चुअली कैच अप विद अदर पीपल इन द क्राउड। बाज़ार जाते हैं तो तेज़ चल पाते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं बाज़ार जाऊँ या ना जाऊँ, मंदिर जाऊँ या ना जाऊँ। हमारी इंडियन पॉपुलेशन एक एज के बाद अपने आप को डिपेंडेंट सोचने लग जाती है। ये जनरेशन चाहती है कि ओल्ड पीपल भी इंडिपेंडेंट रहें, वो गाड़ी चला सकें, वो पार्क जा सकें, वो मंदिर जा सकें, वो मार्केट जा सकें। कहीं सीढ़ी देख के वो डरने लग जाए, सीढ़ी आ गई अब मैं क्या करूँ। और इसीलिए नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज़ अ बून। जैसे आपने कहा ना वर्ड संजीवनी बूटी, ये संजीवनी बूटी है। प्रॉपर किया जाए, साइकोलॉजिकली पेशेंट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए सर्जरी करवाने के लिए, और 2 से 3 महीने मन लगा के एक्सरसाइज करे, रिजल्ट्स अपने आप सामने आ जाते हैं। आपकी बातों से मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कहावत नहीं है कि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ये एक होता है सर। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड आई होप कि ये वीडियो देख रहे या शो देख रहे हमारे ऑडियंस को भी ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि पहला तो फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़रूरी है, और अगर इन केस आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो प्लीज़ दोबारा ये एपिसोड देखिए, समझिए सर ने क्या कुछ बताया है, और डॉक्टर की किसी भी बात को नज़रअंदाज मत करिएगा। प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप लोग ये प्रोग्राम देखने के बाद में दे विल बिकम मच मोर वाइजर एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। आपने लोगों को बहुत अवेयर भी कर दिया है वैसे इस मामले में सर। या आई नो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।